हेलो 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 हेलो। गुड आफ्टरनून जी। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। क्या हाल चाल है, हो गया लंच? यस सर। यस सर। कड़ी चावल राजमा चावल खत्म? सर आप दिख नहीं रहे। अभी आ रहा हूँ नालायक, आ रहा हूँ अभी, देखो मैं सबको दिखूंगा। अब दिख रहा हूँ? यस सर। यस सर। यस सर। चलो, बहुत बढ़िया। चलो जी, तो फिर अपना स्टार्ट करते हैं डाउट सेशन। जिन जिन के डाउट्स हैं एक बार अपना वो चैट बॉक्स में नाम लिखना स्टार्ट कर दो। ठीक है जी, वन बाय वन फिर मैं अपना बुला के डाउट्स लेता हूँ। एक बार अपना ऑडियो ना म्यूट कर लेना वहां से, जिसका मैं नाम लूंगा फिर अपना अनम्यूट करके फिर आप बोलना स्टार्ट करोगे तो अच्छा होगा ना। उससे ना कई बार आपके पीछे साउंड आ रही होती है तो डिस्टरबेंस हो जाती है। मुस्कान। यस सर। हाँ जी। गुड आफ्टरनून सर, वेरी गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून जी। सर मेरा डाउट है सर। सर वो जो आपने बताया था सर, सेक्शन 32 सबसेक्शन 2 क्लॉज है वन कर मतलब एक करेंसी अगर आईएनआर में होगी सर। जीएसटी में डाउट है आपका, इनकम टैक्स में? नहीं सर, जीएसटी जीएसटी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। रूल नंबर 32 कह रहे हो आप? हाँ सर, 32 सब रूल 2 वो वाला सर, वन करेंसी इन आईएनआर में जब होती है सर। हाँ हाँ, उसमें बोलो क्या डाउट है। सर उसमें सर वो मतलब कैलकुलेशन और वैसा सब उसका सर प्रोविजन में थोड़ा डाउट था सर। उसके अंदर ना देखो, आपको ये लेना है कि जब भी आपकी करेंसी, जैसे मान लो आपको यस सर। रुपी से डॉलर में कन्वर्ट करने हैं, या डॉलर से रुपीस में कन्वर्ट करने हैं, या डॉलर से अपने पाउंड में कन्वर्ट करने हैं, या अपने रुपी से येन में कन्वर्ट करने हैं, मतलब ना। रूल नंबर 32 के अंदर पहली बात तो ये ध्यान दो कि जो भी आप करेंसी कन्वर्ट करा रहे हो उसके अंदर यस एक सर। करेंसी इंडियन रुपीज है या नहीं है, आईएनआर है या नहीं है। तो यस अगर सर। एक करेंसी आईएनआर होगी तो गवर्नमेंट ये बात कहती है अब उसका रेफरेंस रेट देखो कि बैंक में रेफरेंस रेट क्या चल रहा है। ओके ओके। ठीक है। अब यस रेफरेंस रेफरेंस रेट का मतलब क्या होता है कि हर बैंक का एक रेफरेंस रेट दिया होता है। यस सर। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि उस करेंसी का रेफरेंस रेट कितना है। वो ओके आपको ना ओके। क्वेश्चन में ही दिया होगा कि इस फॉरेन करेंसी का रेफरेंस रेट बैंक में ये है। अच्छा। ठीक है, एक रेफरेंस रेट तो वो निकल के आ गया। अब दूसरा में लेना था बाइंग रेट और सेलिंग रेट। यस सर। अब ये बाइंग और सेलिंग कैसे पता लगेगा, वो डिपेंड करता है कि जो हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आया है वो इंपोर्ट का है या एक्सपोर्ट का है। यस सर। अब जैसे मान लो कोई क्वेश्चन इंपोर्ट का आ गया कि हमने कोई सामान बाहर से इंपोर्ट किया, तो अगर हमने सामान इंपोर्ट किया इट मीन हमें बाहर वालों को पैसे देने हैं। यस सर। तो अगर हमें बाहर वालों को पैसे देने हैं तो इट मीन हमारे पास रुपीज होंगे। अब हम बैंक यस वालों सर। के पास जाएंगे, बैंक को रुपीज देंगे, बैंक हमें डॉलर देगा। यस सर। तो बैंक अगर हमें डॉलर देगा तो उस केस में बैंक का वो सेलिंग रेट हो गया ना। यस सर। यस सर। ठीक है, और ऐसे ही अगर मान लो कोई सामान हमने एक्सपोर्ट किया तो बाहर वाला यस सर। पर्सन हमें पैसे देगा। और जब बाहर वाला पर्सन हमें पैसे देगा तो हमारे पास डॉलर होंगे। उस डॉलर को रुपीज में कन्वर्ट करने के लिए हम बैंक के पास जाएंगे तो बैंक उस केस में डॉलर बाय करेगा। यस सर। तो वो ट्रांजैक्शन जो भी होगी उसके बेस पे बाइंग और सेलिंग रेट निकल के आ जाएगा। तो उसको रेफरेंस रेट में से माइनस करने के बाद फिर जितने यूनिट्स होंगे या जो भी अमाउंट होगा उसको उससे मल्टीप्लाई करके फिर आपकी वैल्यू निकल के आती है। ओके सर। ओके सर। एंड सर वो जो एक क्वेश्चन था मतलब ऑर्डर ऑफ मतलब ऑर्डर ऑफ आईटीसी और यूटिलाइजेशन वाला सर। हम्म। तो सर वो तो क्वेश्चन में दिया रहेगा ना सर, क्योंकि सर नहीं, ऑर्डर से। क्वेश्चन में कभी देखो ऑर्डर ने दिया होगा, हाँ ये जरूर दिया होगा कि अगर आईजीएसटी क्रेडिट है उसको सबसे पहले तो आईजीएसटी में यूज करते हैं। यस सर। फिर सेकंड हम यूज करते हैं सीजीएसटी और एसजीएसटी एट द ऑप्शन, वो हमारे पास ऑप्शन है कि हम पहले कहाँ यूज करें। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन यस में सर। कुछ नहीं कहा तो हम 50-50% यूज कर लेंगे।
यस सर। अगर क्वेश्चन में कहा है कि पहले सीजीएसटी करोगे फिर एसजीएसटी करोगे तो हम वैसे करेंगे, या अगर क्वेश्चन में कहा है कि पहले एसजीएसटी करोगे फिर सीजीएसटी करोगे तो हम वैसे करेंगे, या कोई पर्टिकुलर रेशो दी है तो उस रेशो के हिसाब से करेंगे फिर हम। ओके ओके। नहीं सर, वो मैं पूछ रही थी सर, जैसे सर ऑर्डर में सर सीक्वेंस अलग है, यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी में सीक्वेंस अलग है ना, एंड सर दोनों से फिर अपना आंसर अलग अलग आएगा सर। नहीं नहीं नहीं, पहले तो ऑर्डर यूज होगा ना, पहले तो ऑर्डर आएगा। देखो अच्छा। आंसर तो अलग। एक बात मुझे बताओ ना, मान लो आपके पास क्रेडिट दिया हुआ है, आईजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी, ये 3 क्रेडिट आपके सामने दिए हैं, यस सर। और फिर उसने बोला भाई जीएसटी की लाइबिलिटी इतनी है, लाइबिलिटी आपके सामने दी हुई है। हाँ हाँ हाँ। अब सबसे पहले तो बात आएगी ऑर्डर की, कि सबसे पहले हमें क्रेडिट उठाना कौन सा है। अच्छा। तो गवर्नमेंट ने करी सबसे पहले तुम उठा लो आईजीएसटी। ओके ओके। अब उस आईजीएसटी को उठाने के बाद फिर तुम यूज कैसे करोगे, तो यूटिलाइजेशन तो बाद में आएगा। अच्छा, पहले ऑर्डर देन यूटिलाइजेशन। बिल्कुल बिल्कुल, पहले ऑर्डर यूज होगा, जब ऑर्डर से हम कोई क्रेडिट उठा लेंगे उसके बाद फिर यूटिलाइजेशन की बात होगी। अच्छा। एंड सर वो लास्ट एक डाउट था सर, वो सेक्शन 10 सर कॉम्पोजिशन लेवी वाले में जो अपन ने पढ़ा था सर, सेक्शन 10 ओवर रूल सेक्शन 9 सब सेक्शन 1 हम्म है ना, तो सर उसमें आपने एक लाइन लिखा था सर, नॉर्मल टैक्स ऑन आउटवर्ड सप्लाई नहीं पे करना, आउटवर्ड सप्लाई पर कंसेशनल टैक्स पे करना है सर, इसका वो समझ नहीं इसका आया सर। इसका मतलब ये है कि जैसे कोई भी अगर पर्सन है नॉर्मल जीएसटी में रजिस्टर्ड है, तो अपनी वो जितनी भी आउटवर्ड सप्लाई होती है उस आउटवर्ड सप्लाई पर वो जीएसटी चार्ज करता है और कस्टमर से रिकवर करता है और वो गवर्नमेंट को पे करके आ जाता है। यस बट सर। अगर कोई पर्सन कंसेशनल स्कीम में कवर है या कॉम्पोजिट स्कीम में कवर है, तो जो भी उसकी आउटवर्ड सप्लाई होती है तो उस पर वो जीएसटी तो चार्ज करता ही नहीं, यस सर। उस पर तो वो कंसेशनल टैक्स लगाता है ना। यस सर। तो वही मैंने लाइन वहां पे लिखवाई है कि जो आपका कंसेशनल स्कीम है, जो कॉम्पोजिट स्कीम वाले हैं, वो अपनी आउटवर्ड सप्लाई पर जीएसटी चार्ज नहीं करते, वो कंसेशनल टैक्स चार्ज करते हैं। अच्छा। यस सर सब क्लियर है सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक्स अ लॉट। ओके जी, वेलकम, थैंक गॉड यू। ब्लेस यू। थैंक यू सो मच सर। निकिता, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून जी। सर मेरे को प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन में डाउट है बोलो। सर। 43 सीए जो हम लोग है ना, जब लैंड बिल्डिंग खरीदते तो 105% लगाते हैं ना, तो उसमें अमेंडमेंट आया था अमेंडमेंट पहले कौन सा आया था? फाइनेंस एक्ट 2018 में आया था ना सर, 105 पहले हाँ दूसरा हाँ था, उसके बाद फिर हाँ हाँ सर हाँ। उसमें डाउट है कि कैसे हम लोग मतलब स्टैम्प वैल्यू और वो देखेंगे कि 5% वाला। नहीं, उसमें तो देखो ये है, यही सेम सेक्शन आपका कैपिटल गेन में है, हाँ और 50 यही सी में। आपका पीजीपी के अंदर। तो एक बार ना मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, एक मिनट रुको, मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। एक मिनट रुको ना थोड़ा सा। आपको यहाँ पे सामने स्क्रीन दिख रही है? यस सर। सिर्फ स्क्रीन दिख रही है, क्या दिख रहा है आपको? प्रैक्टिकल क्वेश्चन सेशन 7 अच्छा अच्छा, चैप्टर ये सब दिख रहा था। अब दिख रहा है ना, अब प्लेन दिख रहा है। हाँ अब प्लेन दिख रहा है। चलो इधर देखो ध्यान से। अब जो आपका एक कैपिटल गेन में सेक्शन 43 सीए है, सॉरी पीजीपी के अंदर ये सेक्शन आपको 43 पीजीबी सीए है, और कैपिटल गेन में सेक्शन 50 सी है, ये दोनों बिल्कुल सेम है। हम्म अब ये दोनों ये बात कहते हैं कि पहली बात तो ये लगेगा स्टॉक इन ट्रेड पर और ये लगेगा कैपिटल सेट के ऊपर, और इन दोनों का प्रोविजन ये बात कहता है कि अगर आपकी स्टैंप ड्यूटी वैल्यू जो है आपके एक्चुअल सेल प्राइस के 105% से ज्यादा है, अगर आपकी स्टैंप ड्यूटी वैल्यू आपके सेल प्राइस के 105% से ज्यादा है, उस केस में स्टैंप ड्यूटी वैल्यू सेल कंसिडरेशन बनेगा, नहीं तो जो आपका एक्चुअल सेल प्राइस होगा ना वही सेल प्राइस बन जाएगा। लेट्स टेक एन एग्जांपल, एक मैं छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। जैसे मान लो एक बिल्डिंग मेरे पास है, अब इस बिल्डिंग को मैंने होल्ड किया स्टॉक इन ट्रेड की तरह, इस बिल्डिंग को मैंने बेच दिया मार्केट में 1 लाख रुपए का, ये मेरा एक्चुअल सेल प्राइस है, मैंने 1 लाख का बेच दिया। बट इस बिल्डिंग की स्टैंप ड्यूटी वैल्यू जो है ना, स्टैंप ड्यूटी वैल्यू है 1,03,000। अब सोच के बोला स्टैंप ड्यूटी वैल्यू 1,03,000 है, बिल्डिंग मैंने बेची 1 लाख की, तो अगर मैं 1 लाख का 105% निकालूंगा तो 1,05,000 आता है। अब सोच के बोला मेरी स्टैंप ड्यूटी वैल्यू मेरे सेल प्राइस के 105% से ज्यादा नहीं है, 105% के अंदर आ रही है, तो गवर्नमेंट कहते हैं उस केस में ना फिर स्टैंप ड्यूटी वैल्यू तुम सेल प्राइस मत लेना, जो तुमने 1 लाख सेल प्राइस बोला वही तुम्हारा सेल प्राइस बिल्कुल सही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर Yes, मेरी sir. यहाँ पे स्टैंप ड्यूटी वैल्यू 1,03,000 की बजाय 1,10,000 होती,
तो फिर इसका 105% 1,05,000 बनता। मेरी स्टैंप ड्यूटी वैल्यू 1,10,000 है, मतलब मेरे सेल प्राइस के 105% से ज्यादा है। तो अगर मेरी स्टैंप ड्यूटी वैल्यू मेरे सेल प्राइस के 105% से ज्यादा है, तो उस केस में फिर जो मेरी स्टैंप ड्यूटी वैल्यू होगी वो सेल प्राइस बन जाएगा। तो इस केस में जब भी मैं प्रॉफिट निकालूंगा ना, तो मेरा सेल प्राइस जो बनेगा वो 1,10,000 बनेगा। अच्छा। तो मतलब आपको ये ध्यान देना है कि आपकी स्टैंप ड्यूटी वैल्यू आपके सेल प्राइस के 105% तक है, तो फिर तो एक्चुअल सेल प्राइस ही सेल प्राइस है। और अगर 105% से ज्यादा है, देन स्टैंप ड्यूटी वैल्यू शैल बी डीम्ड योर सेल प्राइस। बट हाँ, स्टैंप ड्यूटी आपको ना क्वेश्चन में कई बार 2 दिन की दी होती है, एग्रीमेंट के दिन की अलग होती है, रजिस्ट्रेशन के दिन की कई बार अलग दी होती है। तो मे बी वो अपने क्लास के अंदर पढ़ा होगा कि हम एग्रीमेंट के दिन की वैल्यू को बेस बनाते हैं, बट उसमें कंडीशन है कि बायर ने कुछ पैसा एग्रीमेंट के दिन या उससे पहले पे कर दिया हो, अदर देन कैश। अदर देन कैश का मतलब नॉर्मली लॉ में लिखा हुआ है अकाउंट पे ही चेक, अकाउंट पे ड्राफ्ट या ऑनलाइन मोड से अगर पेमेंट कर दी, फिर तो हम ले लेंगे एग्रीमेंट के दिन की, नहीं फिर हम ले लेंगे रजिस्ट्रेशन के दिन की। ये कॉन्सेप्ट आपका 43 CA और 50 C के अंदर है। अगर कुछ भी वो पेमेंट नहीं किया है तब हम लोग रजिस्ट्रेशन वाला मानेंगे, और अगर कुछ भी पेमेंट कर दिया तब एग्रीमेंट नहीं वाला। नहीं नहीं नहीं, कुछ भी पेमेंट कर दी है तो एग्रीमेंट के दिन का मैंने ये नहीं कहा। मैंने ये कहा तो? है कि अगर कुछ पेमेंट की है एग्रीमेंट के दिन या उससे पहले अकाउंट पे ही चेक से, अकाउंट पे ही अच्छा। ड्राफ्ट से या ऑनलाइन, तब एग्रीमेंट के दिन का लोगे। अगर आपने एग्रीमेंट के दिन कैश पेमेंट की है ना, तो आप रजिस्ट्रेशन के दिन की लोगे फिर। ठीक है सर। सर एक और क्वेश्चन था डिडक्शन से रिलेटेड में, कि जैसे अभी हम लोग जो पीएम सर ने हमारे लिए निकाला है जो आईटी रिटर्न, उससे रिलेटेड था कि जैसे हम लोग डिडक्शंस में बेनिफिट लेते हैं एटीसी सबका, तो हमारा अगर 5 लाख के अंदर हम लोग बेनिफिट्स लिए हैं सारा, तो हमारा जो भी हम लोग आईटी रिटर्न भरेंगे तो उसमें कोई सर वो नील रहेगा ना? हाँ, अगर आपकी इनकम 5 लाख तक है फिर तो आपका टैक्स आएगा ही नहीं। बेनिफिट्स लेके। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बेनिफिट लेने के और बाद। और अगर 5 लाख के अंदर है और बेनिफिट नहीं लिए तब भी आईटी रिटर्न इस बार भरेंगे तो नील आएगा? हाँ, तो भी नहीं लिया आएगा। यही पूछना था। थैंक यू सर। ओके जी, वेलकम। चलो आगे है सलोनी। सलोनी, आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून जी। एंड सर बिलेटेड हैप्पी बर्थडे सर। थैंक यू सो मच जी। सर एक्चुअली सर मुझे आपकी बुक में से डाउट है सर, जो आप इनकम टैक्स की बुक है ना सर, बोलो उसमें क्या डाउट है। उसमें जो सेकंड चैप्टर है रेजिडेंशियल स्टेटस का, उसमें हम आपने केस लॉस दिए हुए हैं लास्ट में। नहीं, केस लो देखो, आपका अगर एग्जीक्यूटिव है तो केस लो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ना वो जो केस लो मैंने दी है वो आईटीएटी और हाई कोर्ट की जजमेंट्स हैं। सर एक्चुअली सर मैंने आईसीएसआई के जो उन्होंने अभी क्वेश्चंस निकाले थे ना सर। कौन से क्वेश्चन निकाले थे। सर एक्चुअली मेरे एक फ्रेंड ने फॉरवर्ड किया था मुझे, शायद उन्होंने पास्ट क्वेश्चंस पेपर निकाले थे आई थिंक। हाँ, वो तो हमने मतलब क्लास में ही याद सोल्व किया कर था। लिए थे सारे, मतलब जो मेरे स्टूडेंट दरबार में सोल्व किए हैं पिछले 5 साल के जितने भी आईसीएसए के, वो सारे सोल्व कर चुके हैं। चलो बाकी आप अपनी बात बोलो। हाँ पूरी। सर तो उसमें सर एक केस लो था सर, ये लिक्विडेटेड डैमेजेस का, कि हम उसे कैपिटल रिसिप्ट मानेंगे, रेवेन्यू रिसिप्ट मानेंगे। वो सर केस मुझे वो केस लो नहीं है, वो ऑलरेडी एक्ट में अब आ चुका है। ओके सर। हाँ, जो आपके लिक्विडेटेड डैमेज किस पे किए हैं उन्होंने। सर सप्लाई ऑफ प्लांट एंड मशीनरी सर उसकी डिले हो गई थी सर। हाँ, तो वो तो कैपिटल उसके रिसिप्ट बारे में मानेंगे, सर ऐसा क्यों सर? क्योंकि प्लांट एंड मशीनरी तो आपकी कैपिटल सेट है ना। सर लेकिन सर उसमें तो हमें वो डिले में डैमेजेस रिसीव हुआ है ना सर। नहीं नहीं, कि वो आप ये मत देखो कि देखो रेवेन्यू रिसिप्ट का मतलब क्या होता है कि जो आपके जो बिजनेस से रिलेटेड इन्वेस्टमेंट है उससे रिलेटेड अगर आपको कोई बेनिफिट मिल रहा है, यस सर। ठीक है। और कैपिटल का मतलब क्या है कि जो आपने बिजनेस को लॉन्ग टर्म चलाने के लिए इन्वेस्टमेंट की है उससे रिलेटेड अगर कोई बेनिफिट मिल रहा है। तो अगर मान लो प्लांट एंड मशीनरी की उसमें कोई डिले है, उससे रिलेटेड अगर आपको लिक्विडिटी डैमेज मिल रही है ना, तो वो अमाउंट जो आपको रिकवरी हो रही है वो किससे रिलेटेड है, उसकी नेचर क्या है। तो उसकी नेचर आपकी कैपिटल है ना। यस सर। यस हाँ, तो वो रिकवरी जो होगी वो कैपिटल रिसीट ही ट्रीट की जाएगी फिर आपकी। ओके सर, थैंक यू सर। हाँ। सर एक क्वेश्चन है सर, कोई भी अगर सर सैलरी से डाउट है सर मेरा, सर अगर कोई भी एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को जैसे एज अ उसकी बर्थडे गिफ्ट पर कुछ गिफ्ट करते हैं, मान लो 10,000 रुपीज का कुछ भी गिफ्ट, तो सर वो टैक्सेबल होगा सर? देखो, कुछ भी गिफ्ट के अंदर ना आपने बहुत बड़ी चीज बोल दी। सैलरी का लो ये बात कहता है।
मैं बता रहा हूँ, विदाउट कैश और चेक। मैं बता रहा हूँ, सैलरी का लॉ ये बात कहता है कि अगर कोई भी गिफ्ट आपका ऐसा है जो मनी में कन्वर्टेबल है तो उस केस में वो हाँ फुली जी। टैक्सेबल है। और अगर कोई गिफ्ट ऐसा है जो मनी में कन्वर्टेबल नहीं है, उस केस में 5,000 तक गिफ्ट एग्जम्प्ट है, और अगर 5,000 से ऊपर है तो एक्सेस वैल्यू आपकी टैक्सेबल है। अब कई बार एग्जाम में क्वेश्चन लिखा होता है कि गिफ्ट वाउचर मिला 10,000 का। अब यस सोच के सर। बोलना, प्रैक्टिकली गिफ्ट वाउचर दो तरह के होते हैं। अब वो मनी में कन्वर्टेबल भी होते हैं और मनी में कन्वर्टेबल नहीं भी होते। यस ठीक सर। है ना? तो अगर उसने नॉर्मली गिफ्ट वाउचर बोल दिया तो उस केस में ना हमें एज्यूम करके आना पड़ेगा वो किसकी बात कर रहा है। क्योंकि देखो आपके एग्जाम में तो गोले भरने हैं। अब जो सीए यस वाले सर। एग्जाम होते हैं ना उनमें पेपर होते हैं सब्जेक्टिव, तो उसमें ना इस पॉइंट के दो ऑल्टरनेटिव हैं। वैसे तो एग्जाम में ना ऑलवेज क्वेश्चन क्या बनेगा कि वॉच गिफ्ट की है, ठीक है जी, मान लो एक शर्ट गिफ्ट कर दी, ट्राउजर गिफ्ट कर दी, तो देखने से पता लग रहा है इन काइंड फॉर्म में है, उस केस में 5,000 एग्जाम्प्ट है, एक्सेस वैल्यू टैक्सेबल है। फिर कई बार क्या लिखा होता है कि एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को चेक दिया, अब चेक का मतलब मनी है, उस केस में फुली टैक्सेबल है। बट कई बार वो क्वेश्चन ये बना सकता है कि गिफ्ट वाउचर दिया, उसकी वैल्यू 10,000 है। अब अगर मैं यस। गिफ्ट वाउचर को मनी में कन्वर्टेबल मान के चलूं तो पूरा 10,000 टैक्सेबल है। अगर मैं गिफ्ट वाउचर को इन काइंड में कन्वर्टेबल मान के चलूं, मतलब मनी में कन्वर्टेबल नहीं है, उस गिफ्ट वाउचर से मुझे मनी नहीं मिलेगी, मुझे कुछ इन काइंड में मिलेगा, तो फिर गवर्नमेंट कहती है 5,000 टैक्सेबल है। तो आपको देखना पड़ेगा कि वो गिफ्ट वाउचर मनी में कन्वर्टेबल है या नहीं है। सर फिर हम अज्यूम क्या करेंगे सर, क्योंकि देखो एमसीक्यूज आप, में मैं तो। वही बता रहा हूँ, आपके सीएस के एग्जाम में कभी गिफ्ट वाउचर वाला क्वेश्चन नहीं बना, सीए के एग्जाम के अंदर जरूर बना है। क्योंकि सीए का एग्जाम सब्जेक्टिव है, वो बच्चा एजम्पशन लिखाता है, तो वहां पे ना इंस्टीट्यूट दोनों व्यू देता है, व्यू नंबर 1 ये भी हम सही कर रहे हैं, व्यू नंबर 2 ये भी हम सही कर रहे हैं। सीएस के एग्जाम में जब भी क्वेश्चन बना है ना, उसने क्वेश्चन में ऑलवेज डिफाइन किया है कि वॉच है, या मान लो फॉर एग्जाम्पल फर्नीचर है, या शर्ट है, ट्राउजर है, उसने एक पर्टिकुलर नाम ले दिया। बट अगर मान लो 0.1% अगर वो बोल दे कि गिफ्ट वाउचर वाला क्वेश्चन ही आ गया, तो ऑलवेज आप उसको इन काइंड फॉर्म में मान के चलोगे तो एक्सेस वैल्यू आप टैक्सेबल करके आओगे। सर लेकिन जो सर आपकी बुक है सर, हम्म। सर उसमें आपने पूरा 10,000 टैक्सेबल किया हुआ है सर। हाँ, वो इसलिए किया हुआ है ना, क्योंकि वही तो मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि जो मेरे बुक में क्वेश्चन आपको दिख रहे होंगे वो ऑलरेडी सीए के एग्जाम में जो क्वेश्चन बने हैं वहां से पिकअप किए हुए हैं। यस सर। हाँ, तो अगर आप उनकी बुक चेक करोगे ना, मतलब उनके इंस्टीट्यूट के आंसर चेक करोगे, तो उन्होंने दो व्यू दिए हैं। मैं ये दोबारा बोल रहा हूँ, अगर किसी ने कहीं से भी कोचिंग ली है, तो अगर वो 10,000 टैक्सेबल कर रहे हैं तो भी गलत नहीं है, 5,000 टैक्सेबल कर रहे हैं तो भी गलत नहीं है, बट वो क्वेश्चन गिफ्ट वाउचर का होना चाहिए। ठीक है ना? क्योंकि गिफ्ट वाउचर सिर्फ लिखा है, तो उस केस में हमारी एजम्पशन ही काम करेगी कि गिफ्ट वाउचर मनी में कन्वर्टेबल है या नहीं है। ओके सर, थैंक यू सर। सर एक डाउट हो रहा है सर मेरा। हम्म। सर वो रिटेंचमेंट कॉम्पनसेशन में है सर। हम्म। सर आपने कहा था कि हम तीन लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग लेते हैं, 5 लाख, एक्चुअल अमाउंट और एज पर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट। हम्म। सर लेकिन जो कई बुक में, जैसे सर आपकी बुक्स में भी लिखा हुआ है 15/26 ऑफ एवरेज सैलरी फॉर नहीं नहीं, वो लास्ट। लिखा नहीं हुआ उसमें। आप अगर ध्यान से देखोगे ना, अगर आप यस सर। रिट्रेंचमेंट का लॉ मेरी बुक में पढ़ोगे, तो मैंने तीसरा यस। पॉइंट कहा था कि एज पर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट। यस सर। ठीक है, अब जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट की लिमिट है ना, वो मेरी बुक में दी हुई है कि जब उस टाइम लिमिट क्या थी, वो 15/26 अगर आप देख रहे होगे यस सर। यस तो वो सर। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट की ना लिमिट हर बार चेंज होती है। जैसे अभी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट की वहां पे 15/26 है, तो वहां पे 15 कई बार 30 हो जाती है। तो जब भी एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट की लिमिट किस तरह से कैलकुलेट करनी है या उसकी लिमिट क्या है, वो ऑलवेज आपको बताएगा फिर। ओके ओके क्योंकि सर। वो लिमिट सेम नहीं रहती ना। क्योंकि अगर लिमिट सेम है फिर तो हम याद कर लें, जैसे हमने ग्रेचुटी में याद किया, हमने लीव इनकैशमेंट में याद किया कि भैया हमें पता है कि जैसे हाफ मंथ सैलरी ऑन द बेस ऑफ लास्ट ऑन सैलरी, वो हमें पता है कि उतनी हमें कैलकुलेट करनी है, उसके बेस पे हम कैलकुलेट कर लेंगे। बट लीव इन जो आपका रिट्रेंचमेंट है, उसका थर्ड पॉइंट ये बात कहता है कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के बेस पे जो लिमिट होगी वो आपको लेनी है। अब डिस्प्यूट एक्ट की लेटेस्ट लिमिट क्या होगी वो तो हमें बताना पड़ेगा ना उसको। यस सर, मुझे लगा था सर जो ये है वही उसी बेस पे करेंगे हम। नहीं नहीं, वो उस बेस पे तब करेंगे अगर एग्जाम में दोबारा से उसने वही बोल दिया कि भैया वही लिमिट चल रही है, तो उस बेस पे कर देंगे। नहीं तो फिर वो अगर हमें अमाउंट बता देगा उस बेस पे कर देंगे। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। ओके जी, वेलकम। चलो जी, और बताओ जी, और किसी बच्चे का डाउट? 3 बच्चों के नाम आए थे, मुस्कान, निकिता और सलोनी। 3 बच्चों के डाउट हो चुके हैं। और सर किस? हम हाँ, क्वेश्चन पूछ सकते हैं सर इसमें जो एक दिया हुआ है सर? क्या चीज क्या चीज?
सर क्वेश्चन है सर, एक मुझसे सोल्व नहीं हुआ था सर, वो पूछ सकते हैं सर अभी? हाँ बोलो, कौन सा क्वेश्चन है? अ, एक सेकंड सर। सर एक और आर एक इंडियन ओरिजिन का पर्सन है सर, हम्म तो सर वो 3 अक्टूबर 2017 को सर उन्होंने प्लान किया 185 डेज इंडिया में रहने का। अच्छा सर ड्यूरिंग 4 years प्रायर टू दिस प्रीवियस ईयर वो इंडिया में 750 डेज रहा है। ठीक है। सर अब इसमें बताना कि उसकी हम क्या मानेंगे उसे, मतलब रेजिडेंट, ऑर्डिनरी रेजिडेंट क्या मानेंगे सर? सर एक्चुअली इसमें लिखा हुआ 750 डेज। सर ये पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है सर, तो हम इसमें ये नहीं देखेंगे सर वो जब भी अगर उसको रेजिडेंट मानेंगे हम, तो उसमें फर्स्ट कंडीशन चेक करेंगे वो 182 डेज रहा है या नहीं रहा। हाँ नहीं सर बस, हम हाँ 750 डेज तो उसकी एडिशनल कंडीशन के लिए दिए होंगे ना आपको। अगर ये रेजिडेंट बन जाता है तब वो आरओआर बनेगा या नहीं बनेगा, उसके लिए पिछले हम 7 साल चेक करते हैं ना। सर लेकिन एक कंडीशन वो भी नहीं सर, वो 2 out of 10 years रेजिडेंट होना चाहिए सर। हाँ वो भी होनी चाहिए, वो भी हमें पता लग जाएगा, क्योंकि वो आपने बोला है ना कौन सी तारीख बोली है जब वो इंडिया में वापस आया है। सर वो इंडिया फर्स्ट टाइम आया है 3 अक्टूबर 2017 को। हाँ तो इट मीन्स वो 10 में से 2 साल तो रेजिडेंट होगा ही नहीं, सर कैसे सर? क्योंकि 17 में है ना। हमें स्टेटस किस साल का निकालना है? प्रीवियस ईयर 18-19 का सर। हाँ तो अगर प्रीवियस ईयर 18-19 का निकालना है तो वो 17 को इंडिया में आया, तो इट मीन्स उससे पहले तो वो बाहर ही था। यस सर। तो अगर उससे पहले बाहर था, पिछले 10 में से 2 साल तो वो रेजिडेंट हो ही नहीं सकता। सर आई एम सर एक बात मुझे बताओ, मान लो एक पर्सन है, जैसे आपकी बात करता हूं, आप 2017 में इंडिया में पहली बार आए। सर नहीं नहीं सर, मैं आपको क्वेश्चन रिपीट करूं सर? हाँ क्वेश्चन रिपीट करो। आर ए पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन विजिटेड इंडिया ऑन 3 अक्टूबर 2017 ठीक है। and plans to stay here for 185 days. ठीक है। During 4 years prior to previous year 1819, he was in India for 750 days. अच्छा Earlier to that, he was never in India. अच्छा, For the assessment year 2018 and 19 are shall be. तो ये तो एनआरई बनेगा। ये देखो ना, उसने आपने क्या बोला कि 10 अक्टूबर 17 को वो इंडिया में आया है। Oh, yes sir, yes sir. ठीक है ना। तो अगर 10 अक्टूबर 17 को वो इंडिया में आया और 185 डेज के लिए आया, तो 185 तो एक बार छोड़ दो, हमें तो ये देखनी है कि भैया इस साल वो कितने दिन रहा। Yes sir. तो अगर आप अक्टूबर से लेके आप मार्च तक कैलकुलेट करोगे, मेरे ख्याल से 182 से कम बनेंगे। Okay sir, I got it. I am confused between the years. हाँ हाँ हाँ, तो वो उस केस में तो वो इंडिया में 182 से कम हो गया ना। Yes sir, NRE होगा। हाँ Thanks a lot sir. ओके जी, वेलकम। चलो जी, और बताओ जी। सर हाँ जी, कौन? मुस्कान। मुस्कान, हाँ जी बोलो। सर वो सर सैलरी में सर वो था सर लीव ट्रैवल कंसेशन सर, तो सर उसके कैलकुलेशन में सर इशू जा रहा है थोड़ा। एलटीसी में कौन सी कैलकुलेशन करनी है आपने? सर जैसे सर एक क्वेश्चन है सर बुक में, सर मैं बोलूँ क्वेश्चन? हाँ हाँ बोलो। हाँ सर, मिस्टर अमित है ना avails the benefit of LTC and went by air economy class on a holiday in India on 25th January 2019 along with his wife and 3 children consisting of a son aged 2 years and twin daughters of 6 years of age. Total cost of tickets reimbursed by his employer was 1 lakh. जिसमें से सर 55,000 फॉर 2 adults and 45,000 फॉर 3 चिल्ड्रन, अमाउंट टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ अमित। तो सर वो कैलकुलेट करना है। तो इसमें तो सारा एग्जाम्प्ट हो जाएगा ना, क्योंकि इसमें एक बच्चे के बाद 2 ट्विंस हुए ना। हाँ सर, एक बच्चे के बाद 2 ट्विंस हुए। हाँ तो अगर याद करो, एलटीसी के चैप्टर में लो ये बना हुआ है कि अगर मल्टीपल बर्थ एक बच्चे के बाद होते हैं, फॉर एग्जाम्पल पहले एक बच्चा हुआ फिर ट्विंस हो गए, तो उस ट्विंस को हम एक ही मानते हैं। यस सर।
तो एक बच्चा ये और ट्विंस को एक माना, तो ये दोनों एग्जाम्ट हाँ, हो गए, तो 2 हो एक्चुअल गए। में 3 के 3 एग्जाम्ट हो गए। यस सर। तो उस केस में तो भैया जितना पैसा मुझे मिला होगा, जितना रिम्बर्समेंट हुआ होगा, वो सारा एग्जाम्ट है। सर इसमें आंसर 15,000 दिया है। हाँ वही ना, 15,000 एग्जाम्ट हो गया ना पूरा। नहीं, इसे बोले अमाउंट टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ अमित, तो उसका आंसर 15,000 है। एक बार, एक टोटल रिम्बर्समेंट कितनी हुई है? सर रीएम्बर्समेंट हुई है बाय हिज एम्प्लॉयर ₹1,00,000। अच्छा, और उसमें एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का खर्चा कितना है? सर वो नहीं दिया सर। फिर उसके बाद सर 1,00,000 के बाद ब्रैकेट में लिखा है सर 55,000 फॉर 2 एडल्ट्स ठीक एंड है, 45,000 फॉर 3 चिल्ड्रन। 45,000 फॉर 3 चिल्ड्रन। हाँ, अच्छा, फिर अपन को बताना है सर अमाउंट टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर अमित। तो पूरा ही एग्जाम्ट है इसमें तो। सर वही ना सर, लेकिन आंसर 15,000 दिया था सर। एक मिनट रुको, मेरे पास बुक पड़ी है, मैं एक बार चेक करता हूँ मेरी बुक का ही क्वेश्चन है। नहीं सर। अच्छा, हाँ तो फिर तो मैं कुछ कह नहीं सकता, देखो। ठीक, क्योंकि अगर एक बच्चे के बाद मल्टीपल बर्थ है तो एग्जम्पशन फिर मल्टीपल बर्थ दोनों को एक मान के सबकी मिलेगी ना। ये सर। अगर पहले ट्विंस होते, अगर पहले ट्विंस होते फिर बाद में एक बच्चा होता, फिर पहले ट्विंस वाले की एग्जम्पशन मिलती और बाद वाले बच्चे का फिर हमें टैक्सेबल करना पड़ता। अच्छा, हाँ, तो सर लेकिन इसमें सर मैं व्हाट्सअप कर दूं आपको? हाँ व्हाट्सएप कर दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे अगर शो कर सकते हो यहाँ पे शो कर दो, अगर स्क्रीन आप शेयर कर सकते हो तो। चलिए क्योंकि ठीक है जो सर। आप मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे हो ना, ये सेम क्वेश्चन मेरी बुक में दिया हुआ है। अगर आपके पास मेरी बुक है, सैलरी के चैप्टर में एलटीसी में सेम क्वेश्चन दिया हुआ है जो आप मुझसे पूछ रहे हो, उसमें सिर्फ फिगर अलग है। आप उसमें चेक कर सकते हो, और वो क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आ चुका है। तो ये जो आप बोल रहे हो कि इसमें 15,000 टैक्सेबल है, 15,000 तो कहीं से भी टैक्सेबल नहीं बन रहा। 15,000 टैक्सेबल तब बनता अगर पहले ट्विंस होते फिर एक बच्चा होता। हाँ एक बार, अच्छा हाँ आपने स्क्रीन शेयर की है तो कहाँ पे लिखा है क्वेश्चन दिखाओ। सर, एक मिनट। हम्म, यार सर नहीं आ रहे। अच्छा नहीं आ रहा, तो मैं आपका ना क्वेश्चन समझ गया, उसमें 15,000 टैक्सेबल गलत लिखा हुआ है। सर मैं सर क्योंकि 15,000 आंसर था सर, इसलिए। वो गलत है, 100% गलत है। क्योंकि सिंपल सा लॉ है, अगर एक बच्चा पहले है फिर मल्टीपल हम्म। बर्थ है तो मल्टीपल बर्थ को एक मानेंगे, एग्जम्पशन सबकी मिलेगी। अब जिसकी भी बुक का ये क्वेश्चन है, उन्होंने क्या कर रहा है, उन्होंने एक बच्चा टैक्सेबल कर दिया क्योंकि एग्जम्पशन दो बच्चों की मिलती है। बट लो ये बात कहता है एग्जम्पशन दो की मिलती है, बट ये दो वाला प्रोविजन नहीं लगेगा तब अगर एक बच्चे के बाद मल्टीपल बर्थ होते हैं, तब ये प्रोविजन लगेगा ही नहीं। अगर मल्टीपल ये बर्थ पहले है फिर एक बच्चा होता है तो उस केस में प्रोविजन लग जाएगा ये वाला। अच्छा हम्म। सर, वो तो सर प्रोविजन तो सर, लेकिन वो आंसर में इशू आ रहा था, इसीलिए सर। हाँ तो वो गलत आंसर, उसको सही कर लेना। हाँ, तो सर मैं आपको एक व्हाट्सएप भी कर देती हूँ सर ये क्वेश्चन एक बार। हाँ कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन व्हाट्सएप कर देना। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। ओके जी। एक बच्चे का आया है, पीयू का, आई जॉइन लेट, प्लीज एक्सप्लेन हाउ कैन आई आस्क माई डाउट। सिंपल सा तरीका है, अपना वहां से अनम्यूट करो, डाउट पूछ लो। कहाँ गया बच्चा? पीयू, वहां से आपको अनम्यूट करना पड़ेगा अगर आपको कोई भी, हाँ आपका मेरे ख्याल से अनम्यूट हो चुका है। हेलो। हेलो, गुड आफ्टरनून सर। हाँ जी, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। सर मुझे ना पोएम में डाउट है, जो मैंने आपका वीडियो देखा था हम्म, तो उसमें मुझे पैसिव इनकम वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट है, और जो आपने क्वेश्चन लास्ट में सॉल्व कराया था। क्लास में क्वेश्चन सोल्व कराया था, कौन सा था ऐसे तो मुझे याद नहीं होगा। तो उसमें मैं आपको हाँ आप स्क्रीन शेयर कर सकते हो यहाँ पे। मैं ट्राई करता हूँ सर। हाँ चलो, उसके बाद निकिता, यू हैव टू राइट आई हैव ए डाउट सर, विल कॉल योर नेम देन अनम्यूट एंड, अच्छा आपने उसका रिप्लाई किया, ओके। नहीं, सर ये है आइए, क्वेश्चन। कहाँ पे दिखाओ एक बार क्वेश्चन मुझे। एक मिनट रुको थोड़ा सा ना, मुझे आपका एक दिख नहीं रहा।
मैं बोल दूं सर क्वेश्चन? हाँ, या आप मुझे क्वेश्चन बोल ही दो, क्योंकि ना आपका बहुत वो मतलब यहाँ सही नहीं दिख रहा मुझे क्वेश्चन। एक बार आप बोलो उसमें क्या डाउट है, हाँ बस जी मेरे को थोड़ा सा क्वेश्चन याद करवा दो, उसमें डाउट क्या है ये भी साथ में बता दो बस मुझे। सर, मुझे ना पोएम वाला कंसेप्ट ठीक से समझ नहीं आ रहा, तो शायद इस वजह से वो क्वेश्चन में भी प्रॉब्लम आ रही है। इसमें जैसे वो है कि 50% हमारे एम्प्लॉयज उससे कम होने चाहिए, और ये सब जो चीजें हैं कि पैसिव इनकम जो है हमारी एक सेकेंड, जैसे लिखा है कि पैसिव इनकम में इज नॉट मोर देन 50% ऑफ द टोटल इनकम, हम्म फिर लेस देन 50% ऑफ इट्स टोटल एसेट्स। हम्म तो ये एक्टिव बिजनेस शैल बी आउटसाइड इंडिया वाला जो पॉइंट है वो देखो पॉइंट है। मैं आपको बताता हूँ, एक मिनट रुको। उसके अंदर ना एक बार क्वेश्चन चेक कर लेना, मेरे हिसाब से क्वेश्चन वो ऐसा ही होगा जो मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, एक मिनट। उसके अंदर क्या होगा, एक तरफ तो यहाँ हाँ पे जी। लिखा होगा मैंने इंडिया, और एक तरफ लिखा होगा आउटसाइड इंडिया, ठीक है। यस सर। यहाँ पे मैंने हाँ जी। आपको, मेरे ख्याल से मैंने उसके अंदर डिविडेंड की इनकम कुछ दी होगी, कुछ इनकम यहाँ होगी, कुछ इनकम यहाँ होगी, या मैंने वहां पे आपकी हाँ जी। रेंट की इनकम दी होगी, कुछ इनकम यहाँ होगी, कुछ इनकम यहाँ होगी, या मैंने वहां पे रॉयल्टी की इनकम दी होगी, कुछ इनकम यहाँ होगी, कुछ इनकम यहाँ होगी, और बाकी फिर मैंने अदर इनकम दी होगी, कुछ इनकम यहाँ होगी, कुछ इनकम यहाँ होगी, ठीक है। यस सर। इस तरह से हाँ मैंने जी। कुछ क्वेश्चन वहां पे दिया होगा। अब देखो पैसिव इनकम का मतलब क्या होता है, उस पोयम के कॉन्सेप्ट के अंदर मैंने बताया कि पैसिव इनकम मतलब होता है कि जो इनकम आप सेल और परचेज से कमाते हो, और सेल परचेज कहाँ पे होनी चाहिए, एसोसिएटेड एंटरप्राइज से, तो वो इनकम आपकी पैसिव इनकम बन जाती है, ठीक है। और दूसरा डिविडेंड की ठीक इनकम है। पैसिव इनकम है, रॉयल्टी की इनकम पैसिव इनकम है, रेंट की इनकम पैसिव इनकम है, इंटरेस्ट की इनकम पैसिव इनकम है, वो सारी इनकम पैसिव है। अगर आप ध्यान से पैसिव इनकम की डेफिनेशन पढ़ोगे तो वहां पे आपको दिख जाएंगी पैसिव इनकम में कौन कौन सी इनकम आती है, ठीक है। अब ओके सर। पोयम हाँ का लो जी। ये बात कहता है कि पहली कंडीशन ये है कि आपकी पैसिव इनकम जो है ना, आपकी टोटल इनकम के 50% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब ओके। आप अगर कंडीशन को ध्यान से देखोगे तो 4 कंडीशन है, 4 में जो पहली कंडीशन पैसिव इनकम वाली है वो अलग कर दो और बाकी 3 अलग कर दो। बाकी 3 कंडीशन में लिखा हुआ है कि अगर एसेट्स आपकी इंडिया में है वो टोटल एसेट के लेस देन 50% होनी चाहिए, जो एम्प्लॉय आपके इंडिया में है ओके। वो टोटल एम्प्लॉय के लेस देन 50% इंडिया में होनी चाहिए, और जो इंडिया में एम्प्लॉय है उस पर होने वाला खर्चा टोटल खर्चे के लेस देन 50% होना चाहिए। ये 3 कंडीशन कहती है बाकी। बट पहली कंडीशन में ठीक है लिखा सर। है कि आपकी जो पैसिव इनकम है वो टोटल इनकम के 50% से ज्यादा ना हो। अब यहां पे ना बच्चा कई बार ये गलती करता है कि पैसिव इनकम जो इंडिया में है, लो ये नहीं कह रहा, लो ये कह रहा है कि चाहे वो इनकम इंडिया में है चाहे वो इनकम इंडिया से बाहर है, वो टोटल इनकम के 50% से ज्यादा ना हो। तो हमें करना क्या पड़ेगा, अब एक तो ये पैसिव इनकम इसका टोटल कर लो, ये भी पैसिव इनकम इसका टोटल कर लो, ये भी पैसिव इनकम इसका टोटल कर लो, ठीक है जी। अब ये 3 मेरी पैसिव इनकम आ गई, अब इनका टोटल कर लिया, फिर क्या करो, इस सारी इनकम का टोटल कर लो जितनी भी है, मतलब इंक्लूड अदर इनकम ऑल्सो, ठीक है ना। अब ये मेरी टोटल इनकम आ हाँ गई। जी। अब ये मेरी पैसिव इनकम थी, ऊपर वाली 3 पैसिव इनकम थी, और ये मेरी टोटल इनकम है। अब ये चेक कर लो कि जो ये पैसिव इनकम है क्या वो टोटल इनकम के 50% से कम है या ज्यादा है। अब अगर ये पैसिव इनकम टोटल इनकम के 50% से ज्यादा नहीं है फिर तो कंडीशन सेटिस्फाइड है, बट अगर ये पैसिव इनकम टोटल इनकम के 50% से ज्यादा है तो उस केस में कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं है। तो बस ये ध्यान देना कि जब भी आप ये कंडीशन देखोगे ना, उसमें पैसिव इनकम सिर्फ इंडिया की नहीं जोड़नी, सारी पैसिव इनकम जोड़नी है एक बार, वो आपकी पैसिव इनकम टोटल आ गई। फिर टोटल इनकम जोड़ लेनी है सारी, वो आपकी टोटल इनकम आ गई। फिर आप परसेंटेज निकाल लो कि ये आपकी पैसिव इनकम इस टोटल इनकम के कितने परसेंट है। ओके। ओके सर। ठीक है, तो मेरे ख्याल से जो मैंने ठीक है सर। क्वेश्चन और क्लास में करवाया था ना वो इसी तरह का क्वेश्चन था। हाँ जी सर, ऐसे ही था वो। हम्म और सर, मुझे एक और डाउट है। हम्म इसमें एक हमारा क्वेश्चन आता है एग्जाम्प्ट इनकम में एनपीएस का, ये एक अमेंडमेंट है, इसमें मुझे डाउट है। एक बार दोबारा बोलो कौन सा। एनपीएस एनपीएस सर आया है उसमें एग्जाम्प्ट इनकम में, हाँ, इसमें डाउट है, ये इस टॉपिक में डाउट है सर। एनपीएस आपका न्यू पेंशन स्कीम किस चैप्टर में कह रहे हो आप ये। सर, इनकम नॉट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ टोटल इनकम। हाँ, उसके अंदर तो ये है ना कि आपका जो एनपीएस का देखो, अगर आपको थोड़ा बहुत डिडक्शन ध्यान आ रहा हो
जिसमें हम करते हैं 80 CCD1 और 80 CCD1B। हाँ जी। तो उसके अंदर ये है ना कि अगर आप एनपीएस में कंट्रीब्यूट करते हो तो आपको 80 CCD1 में डिडक्शन मिल जाती है, और अगर वो लिमिट 1.5 लाख क्रॉस हो चुकी है तो फिर आपको डिडक्शन लेने के लिए 80 CCD1B के पास जाना पड़ता है। और मे बी अगर आपको ध्यान रहो 1B की लिमिट आपकी 50,000 की होती है इन एडिशन टू 1.5 लाख। ओके। ठीक है, तो अब गवर्नमेंट ये बात कहती है कि अब एनपीएस में आप कंट्रीब्यूशन कर रहे हो उस टाइम तो आपको डिडक्शन मिलती जा रही है। अब जब ये पैसा आपका हाँ जी। मैच्योरिटी पर मिलेगा ना तो उस टाइम भी आपके हाथ में एग्जम्प्ट होगा। अब वो ठीक है सारा सर। एग्जम्प्ट नहीं होगा, इसमें रेशो होती है 60% और 40% की, उस बेस पे आपको एग्जम्पशन देनी पड़ेगी और बाकी जो पैसा होगा वो टैक्सेबल हो जाएगा। तो मतलब एनपीएस में एक बात ध्यान ठीक है देना सर। ओके। कि जब हम कंट्रीब्यूशन करते हैं हाँ जी। उस टाइम तो हम डिडक्शन क्लेम करते हैं 80 CCD1 और 1B के अंदर, और जब मैच्योरिटी पर पैसा ओके। मिलता है उस टाइम एग्जम्पशन मुझे मिल जाती है सेक्शन 10 की, जैसे नॉर्मली आपका पीपीएफ का होता है। ठीक है सर। ओके। और सर एक और डाउट है, जो हमारे बेसिक कंसेप्ट हैं इसमें अनएक्सपेक्टेड इनकम आती है, तो इसके से रेट्स में चेंजेस आए हैं। मतलब जिस बुक में से मैं पढ़ रही हूँ उसमें 60% तो फ्लैट जो है हमारा टैक्स है, और उसके बाद पेनल्टी भी है अगर डिटेक्टेड बाय एओ है, और फिर उसके बाद सेस भी लग रहा है। और इन सबको मिला के जो रेट है वैसे तो वो 60% प्लस 25% प्लस 4% बनेगा, है ना। लेकिन बुक में नीचे जाके कैलकुलेशन अलग है, तो इसमें मुझे रेट में प्रॉब्लम आ रही है कि दोनों का रेट क्या रहेगा। सेल्फ डिक्लेरेशन होगा तो कितना रेट होगा, और अगर डिटेक्टेड बाय एओ होगा तो क्या रेट रहेगा। देखो अगर अगर अनएक्सप्लेन इनकम है अब आपने खुद बताई है, हाँ जी। तो उस केस में 60% तो आपका रेट है, 4% सेस है, हाँ जी। और आपका सरचार्ज होगा जो भी होगा वो डिपेंड ठीक है करता है सर। कि आपकी इनकम कितनी निकल के आई है। हाँ जी। ठीक है, और अगर एओ ने असेस की है उस केस में 60% तो रेट लगेगा ही लगेगा, हाँ जी। और 100 से लेके 300% तक की पेनल्टी है, जो भी लेटेस्ट में 200% चल रही है अभी। ठीक है सर। और तो इसमें सर हमारा रेट क्या बनेगा रेट लास्ट फाइनल। देखो फाइनल रेट तो ना, जैसे फाइनल रेट का मतलब क्या होता है, जैसे 60% है प्लस में मान लो मैं 25% सरचार्ज लगा के चलता हूँ या 37% सर्च, क्योंकि मैक्सिमम रेट सरचार्ज का 37% है इंडिविजुअल वाले केस में। हाँ जी। हाँ जी सर। तो अगर मैं 60 में 37% ऐड करूं और प्लस में फिर 4% ऐड करूं तो ये अप्रोक्सीमेट जाके 85.488% इफेक्टिव रेट होता है इसका, अगर अनएक्सप्लेन इनकम है आपकी। ओके। हाँ, और सर अगर सर इसमें पेनल्टी भी है। नहीं, पेनल्टी तो तब लगेगी ना। पेनल्टी तो जैसे अब आपने मान लो देखो दो केस होते हैं, अगर मैंने खुद बता दी तो पेनल्टी मेरी मिनिमम होगी। अब मुझे देखना पड़ेगा ना पेनल्टी हाँ मेरे जी। ऊपर कितने परसेंट लग रही है। ठीक है। ठीक ठीक है है। ना, मैं तो अब अगर मान लो हाँ मैं जी। 100% के कोडिंग निकालूं तो इफेक्टिव रेट मेरा अलग आएगा। अगर मैं 300% के बेस पे निकालूंगा इफेक्टिव रेट मेरा अलग आएगा। अगर मैं 200% के बेस पे निकालूंगा तो इफेक्टिव रेट मेरा अलग आएगा। ओके। हाँ, तो उसके बेस पे ना फिर आपका रेट चेंज हो जाएगा। नॉर्मल आप ये लेके चलो कि 60% रेट है, इसमें हाँ सरचार्ज जी। भी लगेगा, वो डिपेंड करता है सरचार्ज कितना लगेगा, और 4% सेस तो हर केस में लगेगा ही लगेगा। ठीक है सर, तो मतलब हम सिर्फ 60% और 4% फिक्स लेके चलेंगे, हाँ, और सरचार्ज में वो इनकम के अकॉर्डिंग ऐड कर देंगे। यस 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 यस। और पेनल्टी फिर हम जो भी उसके अकॉर्डिंग लिखी होगी वहाँ पे। हाँ, वो अभी अगर कुछ ना लिखी हुई तो एट प्रेजेंट हमारी 200% चल रही है फिर। ठीक है सर। ओके। ठीक है, हाँ जी। हाँ जी। बस ओके यही जी। पूछना है। थैंक यू। मुस्कान आपने मुझे यहाँ डाउट भेजा है, मिस्टर अमित अवेल द बेनिफिट ऑफ एलटीसी एंड वेंट बाय एयर इकोनॉमी क्लास ऑन अ हॉलीडे इन इंडिया 25 जनवरी 19 अलोंग विद हिज वाइफ एंड 3 चिल्ड्रन कंसिस्टिंग ऑफ सन एज 2 ईयर एंड द ट्विन डॉटर 6 ईयर एज। टोटल कॉस्ट टिकट की है, रिम्बर्समेंट 1 लाख है टोटल, जिसमें 55,000 एडल्ट के हैं और 45,000 3 बच्चों के हैं। अमाउंट टैक्सेबल नील होगा, इसमें कुछ भी टैक्सेबल नहीं होगा। सर कुछ भी नहीं होगा नहीं सर। सर ऐसा क्यों लिखी? ऐसा क्यों? क्योंकि देखो अडल्ट का तो सारा एग्जम्प्ट है और बच्चे Yes, तीनों sir. एग्जम्प्ट हो जाएंगे ना। अच्छा। तो बच्चे भी Yes, तीनों yes. एग्जम्प्ट हो गए, अडल्ट भी एग्जम्प्ट हो गए, तो टैक्सेबल तो कुछ आ ही नहीं रहा ना। हाँ, तो सर आंसर मतलब नील होगा। आंसर नहीं लाएगा। जिन्होंने 15,000 आंसर दिया वो 15,000 ना उन्होंने एक बच्चा टैक्सेबल कर दिया। वो एक बच्चा टैक्सेबल तब होता
जब ट्विंस पहले होते और एक बच्चा बाद में होता। अच्छा, ओके सर। सर हाँ जी, सर सॉरी टू थैंक यू सो मच सर। हाँ हेलो जी, सर। हाँ जी। सॉरी टू इंटरप्ट यू सर, इसमें ट्विन डॉटर्स की 6 ईयर एज दी हुई है अच्छा सर, फिर वो अच्छा, हाँ बड़ी नहीं हाँ, हुई? ठीक है, हाँ ट्विंस पहले हैं, हाँ ठीक है, ट्विंस बड़े हैं ना, सही है बिल्कुल, हाँ ट्विंस की एज 6 साल है, ठीक है। तो ट्विंस पहले हैं फिर एक बच्चा बाद में, हाँ तो 15,000 टैक्सेबल हो जाएगा फिर। 15,000 राइट? हाँ हाँ, क्योंकि ट्विंस पहले आ गए ना। यस सर, यस सर। मैंने एज अब देखी है, तो एज उनकी 6 साल है, उसकी 2 साल है, तो मतलब पहले ट्विंस हुए हैं फिर। ओके सर, यस सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। ओके जी, वेलकम। चलो जी, और बताओ, और किसी का कोई डाउट जी? हेलो सर। सर हाँ जी, सर मेरा एक डाउट है सर। बोलो। सर जब आपने सर ये एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का बताया था कि सर एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को 5,000 तक दे सकता है। गिफ्ट। अ, हाँ जी सर। हम्म तो सर आपने एक एग्जांपल दिया था सर गुजरात बिजनेसमैन का, कि हम्म उसने अपने एम्प्लॉयज को गाड़ी एंड फ्लैट गिफ्ट किया था सर। हम्म सर मुझे एक चीज समझ नहीं आती सर, वो उन्होंने उसे गिफ्ट तो कर दिया सर, हम्म सर लेकिन अब उसके ऊपर टैक्सेबिलिटी भी अराइज होगी सर। एम्प्लॉय के हाथ में सर होगी ना। हाँ यस सर। हम्म सर लेकिन एम्प्लॉय की इतनी अर्निंग है सर, वो उसके ऊपर टैक्स पे कैसे करेंगे वो सर? एम्प्लॉयर पे करेगा फिर, और क्या करेगा। सर फिर वो भी उसके हाथ में टैक्सेबल होगा सर? नहीं, वो परक्यूजिट पे जो एम्प्लॉयर टैक्स पे करते हैं वो एम्प्लॉय के हाथ में एग्जाम्प्ट हो जाता है। सेक्शन 10(10)(c) है ना। यस सर। हाँ, कि जो भी परक्यूजिट पे अगर एम्प्लॉय के बिहाफ पर एम्प्लॉयर टैक्स पे कर दे तो वो एम्प्लॉय के हाथ में एग्जाम्प्ट है। सर लेकिन जो उसने टैक्स पे किया सर, वो भी तो परक्विजिट माना जाता है उसके हैंड में। वो तब माना जाता है जब सैलरी पे करता है। अच्छा ओके ओके। हाँ, दोनों के अंदर फर्क है। ओके 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 सर। ओ, सर एक अगर सर हम ऐसे ही रियल लाइफ में ले सर, कि मतलब हमने किसी अपने किसी को भी गिफ्ट किया, कुछ मान लो अपने कजन को गिफ्ट किया, हम्म अ, जैसे इनमें हम 50,000 तक दे सकते हैं सर। हम्म सर इसमें भी हम सेम चीज करेंगे सर, कि मतलब उनका टैक्स हम पे करेंगे अगर हमने किसी को कार गिफ्ट करनी है कार तो वैसे एक ही, लाख नहीं नहीं, कार गिफ्ट करते रहो, कार में तो वैसे ही गिफ्ट का लो नहीं है, गिफ्ट सर का। मे बी सर हाउस प्रॉपर्टी सर। हाँ, हाउस प्रॉपर्टी में गिफ्ट का लो लग जाएगा, बट उस केस में रेसिपिएंट ही टैक्स पे करेगा, आप टैक्स पे नहीं करोगे। हाँ, अगर उसके बिहाफ पे आप पे कर रहे हो ना, तो यस गवर्नमेंट सर। गवर्नमेंट को तो उस केस में फिर टैक्स से चाहिए, बस टैक्स चाहिए, चाहे वो आप पे करो चाहे वो आप कोई भी पे कर दे। उस केस में भी ये कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल नहीं होगा कि उसके हाथ में एग्जाम्प्ट है परक्यूजिट वाला। सर समझ नहीं आया सर, मतलब उसके हाथ में सर ये एग्जाम्प्ट होगा सर परक्विजिट? नहीं नहीं नहीं, परक्यूजिट तो ये बनेगा ही नहीं ना। देखो, परक्यूजिट टर्म्स ही तब आती है जब एम्प्लॉयर एम्प्लॉय की बात होती है। यस सर। अब मान लो मैं आपको कोई गिफ्ट करता हूं, आप मेरे कजन हो, ठीक है जी। अब पहली यस बात ना, सर। थोड़ा प्रैक्टिकली आप कभी खुद सोचना कि कौन ऐसा इंडिया में होगा जो 50 लाख या 100 लाख की प्रॉपर्टी गिफ्ट कर देगा दूसरे को, जिसकी कोई जान पहचान ही नहीं है। ऐसा पहली बात कोई होगा ही नहीं। तो एक क्वेश्चन जो आपने पूछा वो एक हाइपोथेटिकल है कि अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा। ठीक है ना, आज तो 1 गज जमीन कोई गिफ्ट नहीं करता। आज तो अगर भाई के नाम पे कोई घर है ना, तो भाई को बोल देना रजिस्ट्री मेरे नाम पे करवा देगा, वो भाई भी नहीं करवाएगा रजिस्ट्री मेरे नाम पे, क्योंकि भाई को पता है अगर आगे जाके कल लड़ाई हो गई तो मेरा घर तो चला गया। ठीक है ना। तो प्रैक्टिकली यस सर। सोचो कि कौन ऐसा होगा कि जो मुझे गोल्ड गिफ्ट कर दे, जो मुझे हाउस प्रॉपर्टी गिफ्ट कर दे बिना किसी बात की, क्योंकि ऑब्वियसली बात है गिफ्ट का मतलब क्या है कि अब वो प्रॉपर्टी मेरी हो गई ना। सर लेकिन सर ये जैसे हमारी जॉइंट फैमिली है सर। हम्म सर लेकिन ये हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में तो मतलब एज अ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली नहीं होगी, मतलब जॉइंट फैमिलीज में, मतलब जैसे मेरे ताऊ जी के बच्चे कजन लगते हैं मेरे सर, हम्म हम रहते साथ में हैं हम्म सर। इस केस में तो गिफ्ट पॉसिबल होता है ना सर? इस केस में भी, लेकिन वो मेरे इस नहीं नहीं रिलेटिव। नहीं नहीं नहीं, इस केस में भी गिफ्ट नहीं होता। इस केस में भी एचईएफ के पार्टीशन के टाइम पर प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। और मे भी अगर आपको बताओ, अगर आप एचईएफ के मेंबर, जैसे आपकी एक एचईएफ होगी, उसके ना मेंबर पता होंगे उस एचईएफ के मेंबर कौन कौन है। यस सर। ठीक है। तो उस टाइम प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट की जाएंगी। और गिफ्ट का लो ये बात कहता है कि एचयूएफ और एचयूएफ के मेंबर ये रिलेटेड पार्टी हैं, इस केस में गिफ्ट एग्जम्प्ट है। सर यस सर।
देखो आप ना वो वही मतलब प्रैक्टिकल जब आप आगे जाके पढ़ोगे ना तो इसमें होता क्या है कि एचयूएफ, और जैसे आपने बोला कि सर ऐसा हो जाता है, ऐसा कभी नहीं होता। आपने वो टर्म सुन ली होगी किसी के मुंह से तो आपको लगा होगा ऐसा होता है, जबकि एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। एचयूएफ और एचयूएफ के मेंबर में हमेशा एसेट्स का मतलब जब पार्टीशन होगा तो उस टाइम एसेट डिस्ट्रीब्यूट की जाएंगी, ठीक है। या अगर एचयूएफ अपने मेंबर्स को एसेट गिफ्ट कर रहा है तो मेंबर्स के हाथ में एग्जम्प्ट होंगी। अब आपको फॉर एग्जांपल आपने जैसे आपने बोला कि मैंने किसी को गिफ्ट कर दिया, तो उस केस में भी अगर आपको पता हो उस केस में फिर आपके क्लबिंग के प्रोविजन भी एप्लीकेबल हो जाते हैं। यस सर। हाँ, तो वो क्लबिंग का लॉ लग जाएगा ना कहीं से टैक्सेबिलिटी आपकी या तो गिफ्ट के लॉ में आएगी या वो क्लबिंग के लॉ में आएगी। आप ये नहीं कह सकते कि मैं टैक्स से बच जाऊंगी। सर नहीं, मेरा क्वेश्चन सर ये नहीं था सर। मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे मैंने मान लो अपनी कजन सिस्टर को गिफ्ट किया अराउंड 1-2 लाख का कुछ भी, मान लो मान लो मैंने हाउस प्रॉपर्टी गिफ्ट की उन्हें। किसको गिफ्ट किया आप बताओ? मैंने अपने कजन को गिफ्ट किया, वो मेरा रिलेटिव नहीं है, कजन मतलब कजन है। ठीक है। तो सर मेरा उनकी इतनी इनकम नहीं है कि वो उस पर टैक्स पे कर सके। तो मैंने उनको गिफ्ट तो कर दिया, लेकिन वो उनके ऊपर टैक्सेबल भी होगा क्योंकि ग्रेटर देन 50,000 का कुछ गिफ्ट किया है ना मैंने। ठीक, हाँ। तो उनके ऊपर टैक्सेबिलिटी भी राइज होगी। ठीक है। तो सर इस केस में वो करेंगे क्या, मतलब कि टैक्स मुझे पे करना होगा या फिर नहीं, क्या उनको मतलब उनको ही पे करना होगा। तो लेकिन उनके पास तो पैसे ही नहीं सर, मतलब एक बात मुझे बताओ, आप थोड़ा खुद सोचो आप क्वेश्चन क्या पूछ रहे हो। आपने बोला कि मैंने एक हाउस प्रॉपर्टी गिफ्ट किया अपने कजन को, उनके पास पैसे नहीं है। कम से कम हाउस प्रॉपर्टी 50 लाख की होगी। यस सर, यस सर। ठीक है, आप कह रहे हो उसके पास टैक्स देने के पैसे नहीं है, इट मीन उनकी इनकम 2.5 लाख से भी कम है। यस सर। एक ऐसा पर्सन जिसकी इनकम 2.5 लाख से कम है, जो टैक्स देने के हालात में नहीं है, पहली बात उसको 50 लाख का गिफ्ट क्यों दिया जा रहा है, गवर्नमेंट का पहला क्वेश्चन ही होगा। और दूसरा क्वेश्चन वो कहता रही इनके दिल में प्यार आ गया, इनको मोहब्बत आ गई तो उन्होंने मुझे गिफ्ट कर दिया। प्यार और मोहब्बत की कोई वैल्यू थोड़ा होती है। अब इनसे पूछो इन्होंने मुझे गिफ्ट क्यों दिया, तो डिपार्टमेंट कहता चलो ठीक है कि अगर इसने गिफ्ट दिया, मान लिया भाई तुम्हारे हाथ में भी टैक्सेबल है, अब तुम टैक्स नहीं दे सकते, तुम्हारे पास पैसे तो नहीं है ना, बट अब ये घर तो तुम्हारा है। यस सर। इसको बेच के जो इनकम आएगी टैक्स हमें दे दो। गवर्नमेंट स्मार्ट मूव खेल नहीं, गवर्नमेंट आप स्मार्ट मूव खेल रहे हो गवर्नमेंट नहीं खेल रही आप टैक्स बचाना चाह रहे हो ना, गवर्नमेंट ये बात सर एक्चुअली नहीं सर, जेन्युइनली देखो जेन्युइनली मैं आपको बता रहा हूँ, जेन्युइनली ऐसा कभी होता ही नहीं है, ये आप कह रहे हो। मैं आपको सिंपल सी बात बता रहा हूँ, ये आपका कोई मेरे ख्याल से एक्चुअल केस नहीं होगा कि आपके फादर ने एक 80 लाख की प्रॉपर्टी या 50 लाख की प्रॉपर्टी, मैं सिंपल सी बात बोल रहा हूँ, आज भाई को अपनी प्रॉपर्टी गिफ्ट नहीं करता, चाहे वो 30 लाख या 40 लाख की क्यों ना हो। यस सर। तो सिंपल सी बात है, अब गिफ्ट ही नहीं करता तो गवर्नमेंट को पता है ना कि ऐसा कभी गिफ्ट होता ही नहीं है। ओके सर। हाँ, थैंक यू सर, थैंक यू। ओके जी, चलो जी, और कोई डाउट तो नहीं है किसी को? हेलो। हाँ जी। सर मुझे आपकी बुक में करी थी तो उसमें 2-3 डाउट्स हैं मेरे। बोलो। सर एक क्वेश्चन है इसमें बेसिक कंसेप्ट में, द सरचार्ज एप्लीकेबल टू अ फॉरेन कंपनी फॉर द असेसमेंट ईयर 1920। तो सर अब तो चेंज हो गया है ना, तो फॉरेन कंपनी में अगर वो 1 करोड़ to 5 करोड़ उसकी इनकम है तो उस केस में 2% रहेगा, और 5 करोड़ से ऊपर है तो उस केस में सिर्फ 5% रहेगा, है ना? नहीं 5 करोड़ नहीं, 10 करोड़। सॉरी 10 करोड़। हाँ। तो सर 1 करोड़ to 5 करोड़ में अगर ये 2% है और उसके ऊपर अगर हम जा रहे हैं 5 करोड़ नहीं, पहले तो 10 करोड़ बोलो। एक मिनट, वो मैंने मेंशन गलत किया है फिर। हाँ, अगर 1 करोड़ तक इनकम है कोई सरचार्ज नहीं है, 1 करोड़ से ऊपर है 10 करोड़ तक है 2%, और अगर इनकम 10 करोड़ से ऊपर है देन 5%। ठीक है सर, वो मैंने गलत लिखा था। और एक क्वेश्चन और है सर, इसमें लिखा है Dash capital is that capital which is turned over in business and results in profit or loss। तो ये क्वेश्चन मुझे समझ नहीं आया सर। एक बार दोबारा क्वेश्चन बोलना। Dash capital is that capital which is turned over in business and results in profit and loss। हाँ, तो वर्किंग कैपिटल हो जाएगी आपकी। इसमें सर
वर्किंग कैप मतलब इसमें लिखा है फिक्स कैपिटल और सर्कुलेटिंग कैपिटल। हाँ तो वो सर्कुलेटिंग तो होगी ना। सर्कुलेटिंग कैपिटल। यस यस यस, सर्कुलेटिंग कैपिटल को ही हम वर्किंग कैपिटल का नाम देते हैं। ठीक है सर, और इसका एक बार आप सर क्वेश्चन समझा दीजिए प्लीज। इसका मतलब ये है कि ऐसी कौन सी कैपिटल है जो बिजनेस के प्रॉफिट और लॉस से लिंक होती है, तो वो तो हमारी वही कैपिटल है ना जो हम डेली बेस पे लगाते हैं, दैट इज सर्कुलेटिंग कैपिटल, जो बार बार घूमती रहती है, क्योंकि फिक्स कैपिटल तो एक बार लग गई तो लग गई। ठीक है, तो फिक्स कैपिटल इन्वॉल्व नहीं होती मतलब बिजनेस में। फिक्स कैपिटल इन्वॉल्व होती, प्रॉफिट लॉस से नहीं होती, फिक्स कैपिटल इन्वॉल्व होती है लॉन्ग टर्म बेस से। ठीक है, मतलब डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हाँ, होती। डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होती, तो डायरेक्टली जो इन्वॉल्व होती है वो आपकी सर्कुलेटिंग कैपिटल है। ठीक है सर, थैंक यू। ओके जी। एक सर एक क्वेश्चन। हाँ हाँ बोलो। नहीं सर, हो गया, थैंक यू। ठीक है मुस्कान, आपका एक डाउट है, मैं लास्ट डाउट ले रहा हूँ ये, उसके बाद फिर मेरा प्रोफेशनल वालों को भी सेशन है 4:30 बजे। तो आपका डाउट है, प्रोविजन है 12 लाख का, बोनस पेबल फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 19, 7 लाख 31 जुलाई को पे कर दिए, 3 लाख पे कर दिए 30 सितंबर को, एंड 2 लाख पे किए 15 दिसंबर को। तो इस केस में डिडक्शन कितनी मिलेगी? डिडक्शन आपकी 10 लाख की मिलेगी बस। तो कैसे? आपने रिटर्न की ड्यू डेट तक जितनी पेमेंट की होगी उतना ही अलाउड होगा ना 43B में, तो 7 लाख और 3 लाख, क्योंकि कंपनी है, कंपनी की ड्यू डेट आपकी सितंबर होती है, तो 7 और 3 10 लाख आपने पे किए हैं, तो बाकी अलाउड नहीं होंगे, 10 लाख अलाउड हो जाएंगे। तो वो 30 सितंबर होता है ना सर? हाँ अच्छा, हाँ हाँ ठीक है 30 सितंबर। ये सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। ओके जी, चलो जी, फिर मुलाकात करते हैं अब नेक्स्ट सैटरडे। एक तो स्टूडेंट दरबार तो इस ट्यूसडे को हम करेंगे हाउस प्रॉपर्टी के क्वेश्चन, क्योंकि सैलरी के तो ऑलमोस्ट हमने टेस्ट कंप्लीट कर रही है, अब हम स्टार्ट करेंगे हाउस प्रॉपर्टी, और बाकी फिर सैटरडे को आपका दोबारा से डाउट सेशन होगा, और देन संडे को तो होता ही होता है। ठीक है, तब तक के लिए अपने डाउट्स इकट्ठे करो, रिवीजन करो अच्छे से, जहां जहां प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसको लिख लो, और बस यही बोलूंगा टाइम वेस्ट मत करो, अच्छे से प्रैक्टिस करते रहो, क्योंकि ये टाइम बार बार नहीं आएगा। इस बार एग्जाम अच्छे से निकाल दो, चाहे वो मुश्किल एग्जाम आए चाहे वो आसान आए, वो टेंशन नहीं है, अपनी तैयारी पूरी होनी चाहिए, ताकि एग्जाम कैसा भी बने हमें सोल्व करके आना है बस। ठीक है, चलो जी, फिर बाकी मुलाकात करेंगे नेक्स्ट सेशन में, मतलब जब हमारा होगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखो, अपनी फैमिली का ध्यान रखो। ओके जी, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद, लव यू सो मच, बाय बाय, बाय बाय सर, बाय। टेक केयर सर। बाय बाय, Bye, टेक take care. केयर जी।